नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत आप सभी का। थर्ड टर्म में तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी की कप्तानी जबरदस्त चल रही है। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह रहा है, हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स गवाह रही है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार सत्ता में लौटकर आया है तो वो सियासी पिच समझ नहीं पाया, टर्न लेती पिच का अंदाजा नहीं लगा पाया। तीसरी पारी में प्रधानमंत्री का स्ट्राइक रेट कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से बेहतर बैटिंग करनी शुरू कर दी है। हिंदुस्तान में सिर्फ पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी और अब नरेंद्र मोदी ही ऐसे लीडर हैं जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। इसमें भी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री चुनाव जीतने की लेगेसी नरेंद्र मोदी और पंडित नेहरू के ही पास है। इंदिरा गांधी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीती थी। पॉलिटिक्स में एक ट्रेंड और रहा है, तीसरे टर्म में सबसे ज्यादा रिस्क होता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में, अमेरिका और यूरोप से लेकर एशिया तक आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक दुनिया में, वर्ल्ड में, जब भी कोई तीसरी बार सत्ता में आया तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होने लगी। फिर नरेंद्र मोदी की रेटिंग कैसे बढ़ रही है, मोदी ये कमाल कैसे कर पाए जो दुनिया में और कोई नहीं कर पाया। 25 दिसंबर 2024 से 2 जनवरी 2025 के बीच प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या किया कि मुसलमान, ईसाई, सिख, मोदी ने तीनों के लिए हेडलाइन बना दी। क्या थर्ड इनिंग्स के बाद फोर्थ इनिंग की तैयारी चल रही है? दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। तीसरे टर्म में, तीसरे कार्यकाल में, तीसरे टर्म में, तीसरे टर्म में, थर्ड टर्म में, अपने तीसरे टर्म में, अभी थर्ड टर्म की सरकार, तीसरे टर्म में, थर्ड टर्म, तीसरे टर्म में, हमारे तीसरे टर्म में, मेरे तीसरे टर्म में, मेरे तीसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल में, तीसरे कार्यकाल को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। – 2025 का जनवरी आ गया। मोदी का तीसरा टर्म शुरू हुए 208 दिन, 4,992 घंटे, 2,99,520 मिनट बीत गए। अब 2029 तक मोदी के पास 1,620 दिन हैं, 38,880 घंटे हैं, 23,32,800 मिनट हैं। मोदी अगले 231 हफ्तों तक पूरी तरह सिक्योर हैं। यानी 2029 तक नरेंद्र मोदी ही हैं। तो क्या 2029 के आगे भी नरेंद्र मोदी ही हैं? मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा, तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। हिंदुस्तान की सियासत में या तो कोई थर्ड टर्म तक स्टे नहीं कर पाया, या जो कर पाया वो लड़खड़ाया। थर्ड टर्म में मोदी का रास्ता भी डगमगाया, फिर भी मोदी ने ग्राफ कैसे बढ़ाया? मोदी ने जीत की हैट्रिक बनाई 2025 से 2029 तक, और 2029 से आगे भी देश का कॉन्फिडेंस मोदी पर ही क्यों है इतना हाई? 24 में मोदी की सिर्फ सीटें घटी, लेकिन पॉपुलैरिटी बढ़ी। तभी तो देश और दुनिया भर में मोदी 3.0 वाली हेडलाइन बनी। यह कैसे हुआ? 2025 में थर्ड टर्म की सरकार चला रहे मोदी के राइज को पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जैसे लीडर्स की पॉलिटिकल परफॉर्मेंस से कंपेयर कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि इनमें से हर लीडर का ग्राफ डाउन हुआ। नंबर्स मोदी के भी घटे, लेकिन फिर भी वो बाकी सबसे आगे ही रहे। कैसे? पहले यह समझिए। हिंदुस्तान की सियासत में बैक टू बैक 3 चुनाव सिर्फ 2 नेताओं ने जीते, पहले पंडित नेहरू और अब नरेंद्र मोदी। 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में पंडित नेहरू ने 364 सीटें जीती। 1957 में यह आंकड़ा 371 सीटों तक पहुंच गया, जबकि 1962 के चुनाव में पंडित नेहरू 361 पर आकर रुक गए। यानी थर्ड टर्म की सरकार में पंडित नेहरू के पहले और दूसरे टर्म से भी कम सीटें मिली। मोदी 14 में बढ़े, 2009 में 116 से 2014 में 282 तक पहुंचे। मोदी 19 में बढ़े,
2014 में 282 से 2019 में 303 तक पहुंचे। 2024 में मोदी घटे, 2019 के 303 से 24 में 240 पर आकर रुके। यानी मोदी के केस में भी थर्ड टर्म में सीटों के लिहाज से नुकसान कमोबेश नेहरू जैसा ही हुआ। कर्नाटका के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, एक ही नारा, एक ही गूंज, ई बारिया निर्धारा, बहुमतदार बीजेपी सरकार। सेकंड टर्म के मुकाबले थर्ड टर्म में मोदी को 63 सीटों का घाटा जरूर हुआ, लेकिन मोदी की पॉपुलैरिटी डीप नहीं हुई। और अब 2025 में मोदी की लेगेसी पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, जबकि थर्ड टर्म पंडित नेहरू के लिए चुनौती लेकर आए। 1962 में थर्ड टर्म में पंडित नेहरू को क्या मिला? उन्हें अपने थर्ड टर्म में इंडिया चाइना वॉर मिली। 2024 में मोदी को थर्ड टर्म में क्या मिला? हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में हिस्टोरिक मैंडेट मिला। 1967 में इंदिरा गांधी आई, उनकी पहली चुनावी जीत पर हेडलाइन क्या बनी? हेडलाइन बनी कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत विपक्ष मिला। 1962 में लोकसभा की 361 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1967 में 283 सीटों पर आ गई, यानी उसकी 78 सीटें घट गईं। 1971 में इंदिरा गांधी 352 सीटों तक पहुंच गई, लेकिन 1962 में फिर भी 9 सीटें कम पर ही रहीं और दिसंबर 1971 आते आते भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। यानी पंडित नेहरू थर्ड टर्म में बेहद कमजोर होकर लौटे, जबकि इंदिरा गांधी 1967 और 1971 की जीत के बाद 1977 का चुनाव गंवा बैठी। इमरजेंसी के बाद की चुनौती से पार न पा सकी। उन्नीस 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी जरूर हुई, लेकिन 80 में भी वो 1971 वाली टैली से सिर्फ एक सीट आगे बढ़ पाई, 353 तक ही पहुंच पाई। 84 आते आते पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हो गया। इंदिरा के लिए वो फेज चुनौती बनकर आया। इंदिरा की लोकप्रियता डीप होती चली गई। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी के असैसिनेशन की दुखद खबर आ गई। थर्ड टर्म के बाद पंडित नेहरू डाउन हुए। सेकंड टर्म के बाद इंदिरा गांधी का ग्राफ गिरा। राजीव गांधी का भी यही हाल हुआ। 1984 के चुनाव में राजीव गांधी को 414 सीटें मिली। यह हिस्टोरिक मैंडेट था और तब बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई। लेकिन 1989 आते आते सब पलट गया। कांग्रेस 414 से 217 सीटें घटकर 197 सीटों तक पहुंच गई और बीजेपी 2 सीटों से 83 सीट बढ़कर 85 पर पहुंच गई। चौरासी के बाद राजीव गांधी का ऐसा डाउनफॉल शुरू हुआ कि वो लगातार नीचे होते चले गए। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजना राजीव गांधी को भारी पड़ा। इंटरनेशनली राजीव की श्रीलंका पॉलिसी फेल हो गई। हम गरीबी हटाने के कार्यक्रमों को मजबूती से चलाना चाहते हैं, इस तरह से चलाना चाहते हैं कि आप खुद बनाएं, आप खुद चलाएं। नेशनली राजीव गांधी के टाइम में शाहबानो केस हो गया, बोफोर्स घोटाला हो गया और इन्हें एक्सपोज करने वाले उन्हीं के लोग थे। आंध्रा को चलाना है, हमारा ध्यान। अपने वोट को मजबूत करने के लिए राजीव ने मंदिर का ताला तो खुलवाया, शाहबानो को भी मुद्दा बनाया, लेकिन राजीव को न हिंदू मिले न मुसलमान मिले। कांग्रेस धीरे धीरे साफ होने की दिशा में आगे बढ़ गई। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना हिंदुस्तान साकार। जो राहुल गांधी इन दिनों जाति जनगणना की डिमांड करते फिर रहे हैं, आरक्षण वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, उन्हीं राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी कहा करते थे कि आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। इसके बाद मनमोहन सिंह का दौर आया। यूपीए 1 में ही 26/11 का हमला हो गया। यूपीए 2 में घोटालों पे घोटाला हो गया।
बाकी सब पर दाग लगे। इकलौते मोदी ऐसे थे जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में भी बेदाग रहे। जो नेहरू, इंदिरा और राजीव के केस में हुआ वो मोदी के केस में नहीं हुआ, यहां तो उल्टा हुआ। मोदी ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, चीन को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, 370 को भी दफन किया। ईमानदारी और राष्ट्रवाद ये मोदी का सबसे बड़ा कवच है जिस पर किसी को कोई डाउट नहीं है। मोदी का थर्ड टर्म सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से हिस्टोरिक नहीं है, इंटरनेशनली भी मोदी के आगे दूर दूर तक कोई नहीं है। वर्ल्ड वॉर II के बाद डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे लीडर हैं जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आए हैं, वो भी हर बार अपना फुल टर्म खत्म करने के बाद उसी कंसिस्टेंट वोट शेयर के साथ। वैसे तो ग्लोबल स्टेज पर अमेरिका के फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932, 1936, 1940 और 1944 में लगातार 4 बार चुनाव जीते, लेकिन ये चारों विक्ट्री वर्ल्ड वॉर II से पहले मिली। कनाडा के पियरे ट्रूडो ने 1968, 1972 और 1974 में लगातार 3 चुनाव जीते, लेकिन वो अपना दूसरा टर्म पूरा नहीं कर पाए। पियरे ट्रूडो के बेटे जस्टिन ट्रूडो भी 2015, 2019 और 2021 में 3 चुनाव जीते, लेकिन सेकंड टर्म में उनकी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। जापान के शिंजो आबे भी 2012, 2014 और 2017 में लगातार 3 बार जीते, लेकिन उनकी एक भी सरकार फुल टेन्योर पूरा नहीं कर पाई। यही हाल ब्रिटेन की मार्गरेट थैचर और टोनी ब्लेयर के साथ हुआ। इन दोनों ने लगातार 3 बार जीत हासिल की, लेकिन किसी भी टेन्योर को इनकी सरकार पूरा नहीं कर पाई। 2025 के अनस्टेबल वर्ल्ड में स्टेबल लीडरशिप के मामले में नरेंद्र मोदी कैसे सबसे आगे हैं, इसे भी कुछ फैक्ट से समझिए। अमेरिका ने पहले ओबामा को देखा, फिर ट्रंप आए, फिर बाइडेन आए, फिर कमला हैरिस आई, अब फिर से ट्रंप आए। ब्रिटेन में डेविड कैमरन आए, वो गए, तो थेरेसा मे आई, वो गई, तो बोरिस जॉनसन आए, फिर लिज ट्रस ने मोर्चा संभाला, उनके बाद ऋषि सुनक आए, और इस वक्त कीर स्टारमर ब्रिटिश पीएम है। ऑस्ट्रेलिया ने टोनी अबॉट, मैल्कम टर्नबुल, स्कॉट मॉरिसन को टेस्ट किया, अब एंथनी एल्बनीजी पीएम है। इटली में मैटियो रेंजी आए, फिर पाओलो गेंटिलोनी आए, फिर गिसेप कॉन्टे आए, फिर मारियो ड्रैगी आए, और अब जियोर्जिया मेलोनी वहां की पीएम है। जापान ने शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, फुमियो किशिदा सबको ट्राई किया, अब शिगेरू इशिबा वहां के पीएम हैं। ब्राजील ने डिल्मा रोसेफ के बाद मिशेल टेमर को राष्ट्रपति चुना, फिर जेयर बोल्सोनारो आए, और अब लूला डा सिल्वा वहां के राष्ट्रपति हैं। इसी तरह अर्जेंटीना ने पहले क्रिस्टीना फर्नांडिस को राष्ट्रपति चुना, फिर मोरिसिपो मार्सी आए, फिर अल्बर्टो फर्नांडिस आए, और अब जेवियर मिली वहां के राष्ट्रपति हैं। यानी एक ऐसी अनस्टेबल दुनिया जहां अलग अलग देशों ने 4-4, 5-5 पीएम या राष्ट्रपति पिछले 11 सालों में देख लिए, वहां नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जो स्टेबल लीडरशिप के मामले में अभी भी कांस्टेंट बने हुए हैं। सवाल है कि 24 में 240 पर आने के बाद मोदी ही सबके फेवरेट क्यों हैं? इसका जवाब भी इन्हीं 240 सीटों में छिपा है। मोदी के लिए 240 का वर्डिक्ट ही यह था कि वो सबके साथ चले, मिलजुल कर चले। सबको साथ लेकर चलने का मतलब सिर्फ एनडीए अलायंस नहीं है। यहां सबको साथ लेकर चलने का मतलब उन समुदायों से है जो मोदी को वोट नहीं करते। इसीलिए 2025 में मोदी उन समुदायों को अपने साथ जोड़ रहे हैं जो बीजेपी के आसपास भी कभी नहीं फटके। सच्ची अकाल 25 में जनवरी के पहले हफ्ते में मोदी ने इसकी शुरुआत पंजाब के सेंसेशनल सिंगर दिलजीत दोसांझ से मुलाकात के साथ की। ये वही दिलजीत हैं जिन्हें कांग्रेस ने अपना पोस्टर बॉय बना रखा है। ये वही दिलजीत हैं जिनके वीडियोस को कांग्रेस का इकोसिस्टम हर दूसरे दिन अपनी टाइमलाइन पर घुमाता था। दिलजीत के वीडियोस में एंटी मोदी स्क्रिप्ट लिखकर जगह जगह फैलाता था। दिलजीत दोसांझ ने हाल फिलहाल में ऐसे कई बयान दिए भी जिसे सुनकर किसी को भी लगेगा कि वो मोदी और बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं।
होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है, होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है कि ये झुकेगा नहीं साला है। ओके अच्छा, जे साला नहीं झुकेगा तो साले जीजा झुक जाएगा। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। हुजरा समझते हैं, जो फकीरों की झोपड़ी होती है, वो मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पे रख दो। आसमां लाए हो, ले आओ जमीन पे रख दो। साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? साहब अब कहां ढूंढने जाओगे आप हमारे कातिल? आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पे रख दो। हाँ, तो मेरे को कोई बदनामी का भय है, कोई टेंशन नहीं है मुझे। मुसीबतें तो आएंगी, जब कोई भी रेवोल्यूशन आता है तो मुसीबत आती है, हम अपना काम करते जाएंगे। इसकी शुरुआत दिलजीत के बॉर्न टू शाइन वर्ल्ड टूर से हुई। कनाडा, अमेरिका के शुरुआती दिल लुमिनाटी टूर में जैसे ही दिलजीत ने यह कहा कि मैं पंजाब से हूं, हिंदुस्तान में मोदी विरोधियों ने उसे फैलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे बंदे सवाल करते हैं कि मैं हूं पंजाब, मैं क्यों कहना? क्योंकि मैं पंजाब तो हां, मेरी मां बोली पंजाबी है, इस करके मैं। ਜਦੋਂ मैं जम्मिया सी मेरी मां पंजाबी बोलती सी, पंजाबी। ਜਿਹੜਾ मैं पहला अखर सिक्ख्या सी, वो पंजाबी च सिक्ख्या सी, पंजाबी च। पर क्योंकि मेरी मां पंजाबी बोलती है, इस करके मैं भी पंजाबी बोलदा ते मैं कहना पंजाबी आ गया दिल्ली। मैं हूं पंजाब, मैं हूं पंजाब। दिलजीत को हथियार बनाकर पब्लिक के दिमाग में मोदी के खिलाफ नफरत फिट करने का प्रोग्राम कांग्रेस के इकोसिस्टम ने कैसे किया, यह भी देख लीजिए। दिलजीत ने गुवाहाटी में हुए अपने कॉन्सर्ट को पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को डेडिकेट किया और यह कहा, आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। लेकिन दिलजीत के इस दिल जीत लेने वाले एफर्ट को कांग्रेस ने पॉलिटिकल बना दिया। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने दिलजीत का जिक्र करके फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े हिस्से को कावर्ड बता दिया। और कांग्रेस ने यह सब इसलिए किया क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा तबका कांग्रेस की लाइन पर नहीं चलता है, मोदी की ही बात करता है। कांग्रेस ने मोदी पर अटैक करने के लिए दिलजीत को अपना पोस्टर बॉय बना डाला। लेकिन रियलिटी में कांग्रेस ने दिलजीत के साथ क्या किया? तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने कुछ गाने न गाने को लेकर दिलजीत को नोटिस भेज डाला, लेकिन जिस गुजरात में मोदी की पार्टी की सरकार है, वहां दिलजीत को कोई नोटिस नहीं मिला। यह खुद दिलजीत ने बताया। आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है, बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? क्या हो जाएगा? आप मेरे को क्यों छेड़ रहे हो? आप लोग कुछ बोल रहे हो कि गुजरात जो है वो ड्राई स्टेट है, कुछ लोग बोल रहे नहीं है। अगर है
अगर है, ये बंदे बोल रहे हैं, अगर है तो मैं गुजरात सरकार का फैन हो गया हूं। मैं खुला सपोर्ट करता हूं गुजरात सरकार को। और इसी के बाद 2025 में जनवरी के पहले हफ्ते में दिलजीत को मोदी का बुलावा आ गया। वो प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। कांग्रेस का एजेंडा इन तस्वीरों ने पंक्चर कर दिया। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने दिलजीत के कंधों पर अपना हाथ रखा। दिलजीत से मुलाकात करके, उनके साथ 2-4 बात करके मोदी ने पूरे सिख समुदाय को साथ आने का मैसेज दिया। और ऐसा करके मोदी ने सिखों का दिल जीत लिया। हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हो लोगों को। हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं भारत घूमा ना जी पूरा, तो मेरे को पता चला ये क्यों कहते हैं मेरा भारत महान। सचमुच में भारत की विशालता एक अपना शक्ति है जी। हम लोग एक वाइब्रेंट सोसाइटी है। भारत में सबसे बड़ा कोई जादू जिसको कह लो तो वो योग है। और जिसने योगा को अनुभव किया है वो उसकी ताकत जानता है। हाँ जी सर, मैंने आपका इंटरव्यू देखा था सर अभी हाल ही में। हमारे लिए आप प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है, तो हम शायद एक जो उसके पीछे एक माँ और बेटा और इंसान है वो कई बार वो भूल जाता है, क्योंकि एक औहदा बहुत बड़ा है। जब आप अपने माँ को लेके और गंगा मैया को लेके वो दिल भरा, वो टच होता था। एक्चुअली ये दिल से बात निकली है तभी दिल तक गई। ओ कहंदे कित्थे है तेरा रब दिसदा ही नहीं, मैं कहा अखां बंद कर ध्यान तर महसूस कर, गुरु नानक ता अंग संग है, तू ही बस गैर हाजिर है, गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक। मोदी कुवैत जाते हैं, मुसलमानों को पास बुलाते हैं तो भाईजान की पसंद बन जाते हैं। मोदी क्रिश्चियंस के बीच जाते हैं, उनके साथ क्रिसमस का जश्न मनाते हैं तो क्रिश्चियंस को भी मोदी भाते हैं। मोदी दिलजीत को भी मिलने बुलाते हैं तो पूरी सिख बिरादरी को गले लगाते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे ही तो अपना ग्राफ बढ़ाते हैं। मोदी का मैसेज साफ है। मोदी अजमेर में चादर भी भेजेंगे, गुरुद्वारे में सेवा भी करेंगे, ईसाइयों के संग संग भी रहेंगे। ऐसा करके मैसेजिंग सिर्फ एक है, बीजेपी हिंदुओं को छोड़ना नहीं चाहती। सिख, ईसाई, मुसलमान, इन सबको भी अब जोड़ना चाहती है। जबकि दूसरी तरफ राहुल हैं, जो नेगेटिविटी से एक्सट्रीम नेगेटिविटी की ओर चले गए हैं। मोहब्बत की दुकान खोलकर बैठे थे, उसमें नफरत की मात्रा बढ़ा चुके हैं। और अब तो राहुल के लिए 2029 भी मुश्किल हो गया है। राहुल न मंडल पकड़ पाए न कमंडल। राहुल की पार्टी ने बैक टू बैक इतने ब्लंडर किए कि खुद ही मोदी के सामने सरेंडर कर दिए। 1989 से बीजेपी के फेवर में जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, मोदी ने उसे 2024 आते आते नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा डाला। 2025 से 2029 और 2029 से आगे का प्लान अभी से बना डाला। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में अब यह करीब करीब क्लियर हो चुका है कि अब संख्या बल मैटर नहीं करता, अब सिर्फ मोदी का नाम मैटर करता है। मोदी के चेहरे पर ही वोट मिलता है। 14 में मिला, 19 में मिला, 24 में मिला, अब 25 से आगे भी मोदी का ही नाम चलेगा। एक अकेला मोदी पूरे विपक्ष पर भारी पड़ेगा। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग
2025 के पहले हफ्ते से चंद घंटों पहले आए सर्वे में 54% लोगों की राय है कि भारत के इतिहास में नरेंद्र मोदी ही देश के सबसे इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं। और अब तो तस्वीर ऐसी है कि 2025 में ही 2029 की बातें होने लगी हैं। नए साल के पहले हफ्ते में 2029 में मोदी को लेकर देश का मूड क्या है, इसका विश्लेषण भी अभी से होने लगा है। बाकायदा सवाल पूछे जाने लगे हैं कि क्या आप 2029 में मोदी को फिर से पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। सर्वे के मुताबिक 73% लोग चाहते हैं कि मोदी 2029 का चुनाव लड़ें और जीत कर लौटें। ना कहने वालों की संख्या सिर्फ 27% है। इसी सर्वे में 48% लोगों की राय है कि 2029 में बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ अपने दम पर सरकार बनाएगी। 20% के मुताबिक बीजेपी लेड एनडीए की सरकार बनेगी। 14% लोगों का मानना है कि कांग्रेस मेजोरिटी के साथ 2029 में वापस आ सकती है, जबकि 18% की राय है कि 2029 में कांग्रेस लेड अलायंस की ही जीत होगी। 24 के चुनाव में कांग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप वहीं बैठिए, विपक्ष में ही बैठो और तर्क खत्म हो जाए तो चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कांग्रेस के इतिहास का ये पहला मौका है जब लगातार तीन बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है। तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। 84 के बाद 10-10 लोकसभा के चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस 250 के आंकड़े को छू नहीं पाई है। अच्छा होता कांग्रेस अपनी हार स्वीकार करती, जनता जनार्दन के आदेश को सर आंखों पर चढ़ाती, आत्ममंथन करती, लेकिन ये तो कुछ शीर्षासन करने में लगे हुए हैं। और कांग्रेस और उसकी इकोसिस्टम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है। कल बच्चे का मन बहलाने का काम चल रहा है और कांग्रेस के लोग और उनका इकोसिस्टम आजकल ये मन बहलाने का काम कर रहा है। यानी अगर 2025 में 48% लोग मान रहे हैं कि 2029 में बीजेपी फुल मेजोरिटी के साथ जीत का चौका लगाएगी, तो इसकी सबसे बड़ी वजह नरेंद्र मोदी ही है, क्योंकि मोदी के सामने दूर दूर तक कहीं कोई विरोधी ही नहीं है। इसे भी 2025 के लेटेस्ट पब्लिक ओपिनियन से समझिए। हिंदुस्तान के 78% लोगों का मानना है कि दुनिया में भारत का ग्लोबल स्टेचर बढ़ा है। करीब 74% लोगों ने 2025 में भारत के फ्यूचर आउटलुक को काफी सकारात्मक बताया है। 71% लोगों के मुताबिक मोदी सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी है और करीब 73% का मानना है कि मोदी की लीडरशिप में भारत अच्छा या काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। मोदी इस मोमेंटम को 2025 से 2029 तक बरकरार रखेंगे और इसी के दम पर वो 2029 से आगे भी जीतेंगे। और ये कैसे होगा, इसे दुनिया की टॉप सर्वे एजेंसीज में से एक
गैलप के एक डेटा से समझिए। गैलप के मुताबिक 2013 में जब यूपीए 2 की सरकार थी, तब भारत के 56% लोगों को देश की सरकार पर भरोसा था, लेकिन मोदी के पीएम बनते ही इसमें इजाफा हो गया। इस वक्त भारत के 82% लोग मोदी सरकार पर भरोसा जताते हैं। 14 और 19 वाले पहले 2 टर्म में भी मोदी पर लोगों का भरोसा कभी 69% से नीचे नहीं गया और 19 से 24 तक मोदी पर लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल 80% के आसपास ही रहा। गैलप के इसी सर्वे में 73% लोगों ने मोदी की लीडरशिप को अप्रूव किया और मोदी की ये अप्रूवल रेटिंग कभी भी 70% से नीचे नहीं गई है। इसी से पता चलता है कि 2025 में भी देश को मोदी के 3rd टर्म पर फुल कॉन्फिडेंस है, विपक्ष पर नो कॉन्फिडेंस है। न 14 में था, न 19 में था, न 24 में हुआ और शायद 2029 तक भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। भारत के लोगों का कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस का भाव बहुत गहरा है। तमिलनाडु में कांग्रेस की आखिरी बार 1962 में जीत हुई थी। 61 वर्षों से तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस। तमिलनाडु के लोग कह रहे हैं कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में उन्हें आखिरी बार जीत 1972 में मिली थी। पश्चिम बंगाल के लोग 51 सालों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और बिहार और गुजरात कांग्रेस आखिरी 1985 में जीती थी। पिछले 38 वर्षों से वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है, वहां के लोगों ने कांग्रेस को कहा है। त्रिपुरा में उन्हें आखिरी बार 1988 में जीत मिली थी। 35 वर्षों से त्रिपुरा के लोग कांग्रेस को कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। ओडिशा में कांग्रेस को आखिरी बार 1995 में जीत नसीब हुई थी। यानी ओडिशा में भी 28 वर्षों से कांग्रेस को एक ही जवाब दे रहा है। उड़ीसा कह रहा है नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस। नागालैंड में कांग्रेस की आखिरी जीत 1988 में हुई थी। यहां के लोग भी 25 वर्षों से कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस। दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तो एक भी विधायक खाते में नहीं है। जनता ने कांग्रेस के प्रति बार बार नो कॉन्फिडेंस घोषित किया है। नरेंद्र मोदी दुनिया के इकलौते ऐसे लीडर हैं जो कोई ट्रेंड लिखते नहीं हैं। नरेंद्र मोदी खुद ब खुद एक ट्रेंड है। मोदी खुद ट्रेंड सेट करते हैं। मोदी खुद एक नई हिस्ट्री क्रिएट करते हैं। और मोदी जब ऐसा करते हैं तो मोदीज पोलिंग डोमिनेंस वाली हेडलाइन बनती है। 3rd टर्म में मोदी के तीसरे अवतार की बात होती है। देश के डिफेंस फोर्सेस के बाद हिंदुस्तान के लोग अब अगर किसी पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही हैं। एक लाइन में कहें तो जो चुनौतियों को चैलेंज के तौर पर लेके हर काम पूरा कर चुका है और हिंदुस्तान की सियासत में अपनी लेगेसी की अमिट छाप छोड़ चुका है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसके टक्कर में कहीं पर कोई भी विरोधी नहीं है। 2029 तो क्या, उससे आगे भी सिर्फ मोदी ही है।